Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about the fluorometric determination of inorganic species. यानी कि अगर कोई इनऑर्गेनिक स्पीशी है, पीछे हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्पीशीज की बात की थी कि हम उनको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, केमिलुमिनेसेंस में हमने उनकी बात की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं कि उनकी हम लोग फ्लोरोमेट्रिक डिटर्मिनेशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि फ्लोरेसेंस जो हुई है वो किस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक फ्लोरोमेट्रिक मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं और दूसरे जो है वो डायमिनेशन ऑफ फ्लोरेसेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वेंचिंग एनाइनिक एनालिसिस है। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लोरेसेंट चिलेट एंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स इमिशन। अब बेसिकली क्या कहा कि डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आप जो है चिलेट बना लो एक। चिलेट क्या होता है जिसमें दरमियान में जो है वो मेटल एटम होता है और उसको सराउंड किया होता है लिगेंड्स ने। लिगेंड्स होते हैं नेगेटिवली आइंस, ठीक है, या जो ऐसे आयन जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह के। या फिर और दरमियान में जो है वो मेटल होती है जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन मेटल भी हो सकती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है। तो उनका डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप जो है वो चिलेट बनाओ, फ्लोरेसेंट चिलेट बने जिसकी इमिशन को आप मेजर कर सको बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोमराइजेशन हुई है, ये पहला जो था नॉन फ्लोरेसेंट था, इसमें से कोई फ्लोरेसेंस कोई लाइट नहीं निकलती थी। जब आप इसने इसकी आइसोमराइजेशन कराई, इसी तरह के और कंपाउंड्स ला के साथ लगाए, तो क्या हुआ कि आइसोमराइजेशन जो है वो इनहिबिट हो गई और स्ट्रांगली फ्लोरेसेंट बन गया, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल बन गया। अब जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा, जब ये चिलेट बन चुका है, तो अब इसके अंदर से इमिशन होगी जिसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। और सेकंड उन्होंने कहा सेकंड ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द डायमिन्यूशन। डायमिन्यूशन का मतलब है कि डिक्रीज होना। तो अ सेकंड ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द डिक्रीज ऑफ फ्लोरेसेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वेंचिंग एक्शन ऑफ द सब्सटेंस बीइंग डिटरमिन्ड। अब उन्होंने कहा कि दूसरा मेथड क्या है कि आप ऐसी कंडीशंस पैदा कर दो कि उसकी वजह से फ्लोरेसेंस कम हो जाए, क्वेंचिंग बढ़ने की वजह से। अब आपको पता है क्वेंचिंग का मतलब है कोलिजन। जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस होंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, एयर में मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है वो सात कोलिजन होगी, और कोलिजन्स जब बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो फ्लोरेसेंस में खुद ब खुद कमी आएगी फ्लोरेसेंस की वॉल्यूम में। तो दूसरा मेथड ये है कि हम इस तरह से करें। दिस द लेटर टेक्निक हैज़ बीन मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर एनाइन एनालिसिस। अब उनके जो दूसरी वाली टेक्निक है, यानी कि जिसमें हम कंचिंग को बढ़ा देते हैं और कंचिंग को बढ़ा के हम लोग फ्लोरेसेंस को कम कर देते हैं और फिर हम मेजर करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो यूज़ होती है एनाइनिक एनालिसिस में, यानी एनाइंस के एनालिसिस में। केटाइन्स दैट फॉर्म फ्लोरेसेनिंग चिलेट्स। अब ऐसे केटाइन्स जो फ्लोरेसेनिंग चिलेट, अभी हम पहला वाला मेथड पढ़े हैं कि जो चिलेट्स जिसमें हम बनाते हैं, तो हमने कहा कि दो फैक्टर्स हैं जो ग्रेटली लिमिट द नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटलाइन दैट फॉर्म फ्लोरेसेनिंग चिलेट्स। अब उन्होंने कहा कि दो फैक्टर्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल के नंबर को लिमिट कर देते हैं, कि लिमिटेड नंबर है, आप बस इतने में ही काम करोगे जिससे चिलेट बनना। ज़ाहिर है ट्रांजिशन मेटल होगी तो चिलेट बनेगा ना, क्योंकि दरमियान में मेटल आएगी, साइड पर लिगेंड्स आएंगे, इस तरह से फिर चिलेट बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मैनी ऑफ दीज आयंस आर पैरामैग्नेटिक, कि ज़्यादातर आयंस जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं। दिस प्रॉपर्टी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग टू द ट्रिपलेट स्टेट। अब क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये प्रॉपर्टी इनका पैरामैग्नेटिक होना क्या करेगा, इनको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कराएगा, यानी सिंगलेट एक्साइटेड से इनको कहेगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ। जब ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो सारे फॉस्फोरेसेंस होगी। और दूसरा क्या है कि इन सोल्यूशन मोस्ट triplet state lose all of their electronic energy by collisional deactivation or by rapid conversion to their singlet state without emitting a photon। अब उन्होंने क्या कहा कि होगा क्या, पैरामैग्नेटिक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई, सिंगलेट एक्साइटेड से वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब होगा क्या, अगर वो सोल्यूशन में मौजूद है तो क्या होगा कि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी जो है वो लूज कर देगी कोलिजन्स की वजह से। कोलिजनल डीएक्टिवेशन जिसको हम क्वेंचिंग कहते हैं, क्वेंचिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है और वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो क्वेंचिंग की वजह से नहीं नहीं नहीं, ये फ्लोरेसेनिंग चिलेट्स बनाने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, पढ़ो तो सही पहले पूरा। उसमें है कि कोलेजनल डीएक्टिवेशन होगी ना, जब यानी कोलेजन्स होंगी, कोलेजन्स की वजह से जो है वो एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो क्या होगा कि रैपिड कन्वर्जन टू देयर सिंगलेट स्टेट। अब क्या होगा, वो ट्रिपलेट से नीचे तो आ नहीं सकता, फॉस्फोरेसेंस नहीं हो पाएगी, वो वापस ट्रिपलेट में भागेगा। ट्रिपलेट ग्राउंड सॉरी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में वो चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट पर आएगा सिंगलेट स्टेट में विदाउट इमिटिंग अ फोटोन। फोटोन इमिट नहीं किया। फोटोन का क्या मतलब है, लाइट नहीं इमिट की, यानी कि कोलिजन्स इतनी हुई उसके पास एनर्जी नहीं बची। ट्रिपलेट से वो ट्रिपलेट एक्साइटेड से वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ गया, लेकिन विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी, कोई फोटोन उसने इमिट नहीं किया। तो जाहिर है इसका मतलब है कि फ्लोरेसेंस नहीं हुई,
फॉस्फोरेसेंस भी नहीं हुई, कोई एनर्जी, लाइट एनर्जी इमिट नहीं हुई। 10 पैरामैग्नेटिक मेटल आयंस जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, क्वेंच द फ्लोरेसेंस ऑफ देयर चिलेट। तो ये क्वेंच कर लेते हैं चिलेट की फ्लोरेसेंस को। चिलेट जो है, जो हमने बताया मैंने अभी कि इस दरमियान में मेटल आयन होगा, साइड पर लिगेंड्स होंगे, उसको हमने चिलेट कहा। चिलेट को हमने बनाया, लेकिन ये जो मेटल आयंस थे, इनके साथ कोलिजन की वजह से इन मेटल आयंस ने इन जो है मेटल आयंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के इन्होंने क्वेंच कर दी, इन्होंने उनकी जो पूरी एनर्जी थी वो खत्म कर दी, जाया करा दी कोलिजन्स कर करके। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये फर्स्ट है ना, हमने कहा था अभी कि हम लोग जो है वो, ये हमने कहा था कि हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हम चिलेट बनाएं और फिर उसकी इमिशन के थ्रू मेजरमेंट करें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि चिलेट तो बनाया, लेकिन क्या था कि मेटल आयन जो था वो पैरामैग्नेटिक था। अब जब मेटल आयन पैरामैग्नेटिक था तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गई, वहां जाके इतनी कोलाइंस हुई कि उसको ग्राउंड स्टेट पर आना पड़ा, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पे, लेकिन फोटोन नहीं इमिट कर सका जब लाइट ही नहीं इमिट हुई। तो क्या हुआ, हमने कहा कि इन आयंस की वजह से, जो पैरामैग्नेटिक मेटल आयंस थे, इनकी वजह से क्वेंचिंग बहुत ज्यादा हुई, कोलाइंस बहुत ज्यादा हुई, कोलाइंस की वजह से उनके दरमियान में कोई एनर्जी इमिट नहीं हुई, कोई फोटोन ही नहीं निकला। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। अब उन्होंने कहा ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जो है ना, उनके दरमियान में बहुत क्लोजली रिलेटेड ट्रांजिशन लेवल्स होते हैं। अब हमें पता है कि एनर्जी लेवल्स में इतना ज़्यादा गैप नहीं होता एनर्जी का, इसलिए तो सिंगलेट से ट्रिपलेट भाग जाती है फौरन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंगलेट से ट्रिपलेट छलांग मार देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी का फर्क नहीं होता, विच इनहेंस द लाइक्लीहुड ऑफ डीएक्टिवेशन बाय इंटरनल कन्वेंशन। अब उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि क्योंकि एनर्जी लेवल्स के दरमियान में ज़्यादा फर्क नहीं होता ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के अंदर, ये जो पूरा चिलेट बना है इसके अंदर एनर्जी लेवल्स का फर्क नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डीएक्टिवेशन होने के चांसेस हैं, कि इंटरनल कन्वर्जन होती रहेगी। इंटरनल कन्वेयर का क्या मतलब है कि एक अपने ही यानी ट्रिपलेट जो ऊपर वाला शेल था उससे ट्रिपलेट नीचे वाले में आ गया, उससे ट्रिपलेट नीचे वाले में आ गया, यानी कि अपने ही शेल में इंटरनल कन्वर्जन करते रहेंगे। तो इंटरनल कन्वर्जन ये होती है। ठीक है, फिर नॉन नॉन ट्रांजिशन मेटल्स आयंस आर लेस ससेप्टेबल टू द फोरगोइंग डीएक्टिवेशन प्रोसेस। अब उन्होंने कहा जो नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं वो इस डीएक्टिवेशन प्रोसेस से नहीं गुजरते, क्योंकि वो तो नॉन ट्रांजिशन है। हमने कहा ट्रांजिशन मेटल्स होने पैरामैग्नेटिक, अगर ट्रांजिशन मेटल ही ना होगी तो फिर पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगी, अगर पैरामैग्नेटिक नहीं होगी तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी नहीं होगी, इस तरह से डीएक्टिवेशन भी नहीं होगी। इट इज़ फॉर दीज एलिमेंट्स दैट आर प्रिंसिपली इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोमेट्री आर टू बी फाउंड। अब यहाँ हम इनऑर्गेनिक कह रहे थे, उन्होंने कहा ये इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर आप यूज़ करते हो तो फिर इन एप्लीकेशन से इनऑर्गेनिक जो है उसके कंपाउंड्स की फ्लोरोमेट्री आप ढूंढ सकते हो। इट इज़ नोट वर्दी दैट नॉन ट्रांजिशन मेटल के टाइम्स आर जनरली कलरलेस, कि नॉन ट्रांजिशन मेटल के टाइम्स जो होती हैं ये कलरलेस होती हैं और चिलेट्स बनाती हैं, ऐसे चिलेट्स बनाती हैं जिनका कलर खुद का भी नहीं होता, ना खुद का कलर होता है ना चिलेट्स का कलर होता है। फ्लोरोमेट्री ऑफन कम्प्लीमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, तो फ्लोरोमेट्री अगर हम बात करें तो वो मोस्टली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को कम्प्लीमेंट्स करती है, उसको उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलते जुलते से हैं। फिर अब फ्लोरोमेट्रिक रिएजेंट्स, फ्लोरोमेट्रिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? अब उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फ्लोरोमेट्रिक रिएजेंट जो है केटाइन एनालिसिस के लिए वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो कि अलाउ करें चिलेट फॉर्मेशन को मेटल आयन के साथ। यानी उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरोमेट्रिक रिएजेंट जो है वो एक ऐसा डोनर है या एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड पता है ना, यानी कि जो क्लोज रिंग हो, क्लोज रिंग के स्ट्रक्चर्स हों जिनमें डोनर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, कोई ना कोई डोनर जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई इस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और कोई मेटल आयन हो जो अलाउ करे कि यहाँ पर जो है वो चिलेट बन सकता है। ज़ाहिर है चिलेट बनाने के लिए आपको मेटल आयन भी चाहिए, आपको जो है वो मेटल आयन भी चाहिए, आपको साथ में जो है वो लिगेंड्स भी चाहिए, यानी कि नेगेटिव आयन वाले डोनर एटम्स चाहिए। तो ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हैं सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे जो है कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो डोनर एटम्स भी प्रेजेंट हैं, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह भी प्रेजेंट हैं, और दरमियान में कोई ना कोई मेटल भी प्रेजेंट होगी, जो मेटल रिएक्ट करके साथ जो है वो रिएजेंट के साथ मेटल आएगी और वो रिएक्ट करके इनके साथ यहाँ पर चिलेट बना लेगी। नेक्स्ट ये आपके पास वैल्यूज हैं, ये खुद ही देख लीजिएगा। फ्लोरोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीशी, अब पीछे हमने इनऑर्गेनिक की बात की थी, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक स्पीशी की बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, मेडिसिन हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, स्टेरॉइड्स, वाइटामिन, ये सारे ऑर्गेनिक स्पीशीज हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, क्लिनिकल सैंपल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा कि एप्लीकेशंस क्या हैं फॉस्फोरीमेट्रिक मैथड्स की, तो phosphorescence and fluorescence method tend to be complementary है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, बिकॉज स्ट्रॉन्गली फ्लोरेसेंट
फ्लोरोसेंटिंग कंपाउंड्स एग्जिबिट वीक फॉस्फोरेसेंस वाइस वर्सा। अब कंप्लीमेंट्री है, यानी कि ऑपोजिट है एक दूसरे के, कि अगर फ्लोरेसेंस ज़्यादा हो रही होगी तो फॉस्फोरेसेंस कम हो रही होगी, अगर फॉस्फोरेसेंस स्ट्रांग होगी तो फ्लोरेसेंस वीक होगी, तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा है कि कंडेंस्ड रिंग है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, दोज कंटेनिंग heavier atoms such as halogen or sulfur often phosphorescence strongly. On the other hand, the same compound in the absence of heavy atom tend to exhibit fluorescence rather than the phosphorescence. अब उन्होंने कहा है आपके पास सोचो कि एक कंडेंस रिंग है, एक हैवीली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके पास प्रेजेंट है जिसमें हेलोजन वगैरह प्रेजेंट है। अब जब हेलोजन प्रेजेंट है, बेसिकली हेलोजन तो जो है प्रेजेंट है, हाईवियर एटम है, तो क्या होगा कि फॉस्फोरेसेंस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपको उस पूरे कंपाउंड को वैसे ही रखो और उसमें से हैवी आइटम निकाल दो, उसमें से एक डोनर आइटम निकाल दो, तो वही फॉस्फोरेसेंस जो शो करी थी, अब वो फ्लोरेसेंस शो करना शुरू कर देगी। यानी ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, हैवियर आइटम प्रेजेंट होगा तो फॉस्फोरेसेंस होगी, अगर हैवियर आइटम निकाल दो तो फ्लोरेसेंस होगी। फॉस्फोरीमेट्री हैज बीन यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिकल स्पीशीज इंक्लूडिंग सब्सटेंसेस न्यूक्लिक एसिड अमाइनो एसिड पायरीन पायरिमिडीन एंजाइम पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड्स। तो ये सारा आ गया। आगे है हाउएवर परहैप्स बिकॉज ऑफ द नीड फॉर लो टेम्परेचर, की ज़रूरत होती है लो टेम्परेचर पे हो सारा कुछ, तो इसीलिए हमने कहा कि जनरली पुअर प्रिसिशन ऑफ फॉस्फोरेसेंस मेजरमेंट। ये बात हम लोग ना जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं सब में ही कह चुके हैं कि फॉस्फोरेसेंस जो है वो इतनी अच्छी प्रिसाइज नहीं होती, इतनी अच्छी जो है वो वैल्यू नहीं देती, एग्जैक्ट नहीं होती। द मेथड हैज़ नॉट फाउंड एज वाइड स्प्रेड यूज एज हैज़ फ्लोरोमेट्री। तो उन्होंने कहा कि फ्लोरोमेट्री की तरह का भी कोई मेथड नहीं निकला जिससे हम फॉस्फोरेसेंस भी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि ये पुअर प्रिसिशन देती है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द पोटेंशियली ग्रेटर सेलेक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरेसेंस प्रोसीजर इज अट्रैक्टिव। अब उन्होंने कहा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पोटेंशियली ग्रेटर सेलेक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरेसेंस की जो ग्रेटर सेलेक्टिविटी है, पोटेंशियली ज़्यादा होती है, वो प्रोसीजर जो है वो अट्रैक्टिव है कि आप उनके थ्रू इसको करो। डेवलपमेंट ऑफ फॉस्फोमेट्रिक मेथड्स दैट कैन बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर टू टू डायरेक्शन। अब ऐसे मेथड्स फॉस्फोमेट्रिक मेथड जो रूम टेम्परेचर पे कराओ, उनके दो मेथड्स हैं, दो डायरेक्शन है, दो तरफ चल सकते हैं। पहला क्या है कि फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द इनहेंस फॉस्फोरेसेंस, कि पहला है कि जिसमें फॉस्फोरेसेंस इनहेंस होगी, दैट इज ऑब्जर्व फॉर कंपाउंड्स एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेसेस सच एज फिल्टर पेपर। यानी कि फिल्टर पेपर के ऊपर एड्सॉर्ब होता है कि चिपकना, ठीक है। अगर फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ कंपाउंड्स लगे हैं तो उसमें फॉस्फोरेसेंस जो है वो इनहांस होगी। ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग एक एनालाइट का सोल्यूशन यूज़ करते हैं जो लिक्विड के ऊपर डिस्पर्स हुआ था, फैला पड़ा होता है, एंड द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड। अब होगा क्या कि सोल्यूशन था एनालाइट का जिसमें सॉलिड डिस्पर्स हुआ पड़ा था, अब क्या हुआ कि उसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या बच गया, खाली सोल्यूट, खाली एनालाइट। द फॉस्फोरेसेंस ऑफ द सर्फेस इज देन मेजर्ड। तो फिर फॉस्फोरेसेंस आप सर्फेस की मेजर कर लोगे कि कितनी फॉस्फोरेसेंस की वैल्यू आ रही है, क्योंकि सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो गया, पीछे बला खाली एनालाइट या खाली सल्यूट, उसके आप फॉस्फोरेसेंस को मेजर कर सकते हो। उसके बाद है प्रिज्यूमेबली द रिजिड मैट्रिक्स मिनिमाइज डीएक्टिवेशन ऑफ द ट्रिपलेट स्टेट बाय एक्सटर्नल इंटरनल कन्वेंशन। अब उन्होंने कहा है कि रिजिड मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स जो है वो रिजिड होगा तो वो कम करेगा डीएक्टिवेशन ट्रिपलेट स्टेट पे जाके, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल कन्वेयन हो चाहे इंटरनल कन्वेयन हो। अगर मैट्रिक्स जो है वो रिजिड होगा तो डीएक्टिवेशन नहीं होगी ज़्यादा ट्रिपलेट स्टेट के ऊपर। द सेकंड इज बेस्ड ऑन द रूम टेम्परेचर मेथड दैट इन्वॉल्व्स solubilizing the analyte in detergent missiles इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल आयन। अब उन्होंने पहला क्या कहा था कि फॉस्फोरेसेंस बढ़ाएं और फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे सॉलिड सरफेस के ऊपर रह जाते हैं कुछ एनालाइट्स, उस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप क्या करो, एनालाइट को सॉल्युबल कर दो, एनालाइट को डिसॉल्व कर दो डिटर्जेंट मिसल्स के अंदर हैवी मेटल आयन की प्रेजेंस में। तो दो मेथड्स हैं। फिर लाइफ टाइम मेजरमेंट्स। अब अगर लाइफ टाइम मेजरमेंट्स हासिल करनी तो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ लुमिनेसेंस लाइफ टाइम वाज इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड टू फॉस्फोरेसेंट सिस्टम। पहले था कि खाली आप फॉस्फोरेसेंट सिस्टम की लाइफ टाइम मेजरमेंट कर सकते हो, जब जिनका डिके टाइम जो है वो इतना लंबा होता है कि आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरेसेंट मैंने पहले ही बताया लॉन्ग लॉन्ग लिव्ड है, फॉस्फोरेसेंट लॉन्ग टाइम होता है, तो इसलिए लॉन्ग टाइम है। फॉस्फोरेसेंट रिस्ट्रिक्टेड तो आप इसका टाइम इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो है कि टू परमिट द इजी मेजरमेंट ऑफ द इमिटेड इंटेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ आप उसको जो है इजीली मेजर कर सकते हो। फॉर एनालिटिकल वर्क, अगर आपने वर्क करना है तो लाइफ टाइम मेजरमेंट इनहैंस द सिलेक्टिविटी ऑफ लुमिनेसेंस मेथड। तो जो लाइफ टाइम मेजरमेंट से इनहैंस कर देते हैं लुमिनेसेंस मेथड की सिलेक्टिविटी को, क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि आप मिक्सचर्स को एनालाइज कर सको जिनमें दो या दो से ज़्यादा भी लुमिनेसेंट स्पीशीज हैं विद डिफरेंट डिके रेट्स। यानी कि जाहिर है डिके रेट, अब देखो लुमिनेसेंट स्पीशी है, एक सोल्यूशन है उसमें काफ़ी सारे लुमिनेसेंट स्पीशी है। अब वो ज़ाहिर है एक डिके होगा, डिके का मतलब है कि एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पर जब वो आएगा तो वो लुमिनेसेंट प्रोड्यूस करेगा। अब डिके टाइम सबका डिफरेंट है,
सपोज़ किसी का डिके टाइम है 10 सेकंड, किसी का है 20 सेकंड, किसी का 30 सेकंड, तो डिफरेंट डिके टाइम की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर नीचे आएँगे और लुमिनेसेंस देंगे, तो उससे डिके टाइम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन था इसके अंदर ये वाले कंपाउंड्स थे, इसमें से किसने कौन से टाइम पर अपना डिके दिया, तो कौन कब नीचे आया और किसकी कितनी लुमिनेसेंट थी। जैसे उन्होंने कहा है कि ए एक मॉलिक्यूल है, ए है कंपाउंड, कंपाउंड बी है और कंपाउंड जो है वो सी है। यहाँ पर उन्हें चीज़ें दी हैं बेसिकली। फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम प्रोफाइल्स हैं। ए जो है वो एक्साइटेशन पल्स है, एक्साइट हुआ, और जो बी है वो मेयर्ड डिके कर्व है, यानी कि उसने दिखाया है कि ये डिके इस टाइम पर होगी, और सी जो है वो करेक्टिव डिके कर्व है, यानी कि सी को करेक्ट कर दिया हमने। सी जो है वो करेक्टिव डिके कर्व है कि जो हमने करेक्ट करके निकाली डिके कर्व, कब डिके होगा। पहले हमने वो ये की थी, नेक्स्ट हमने डिके की, तो ये ग्राफ है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ आई होगी। थैंक यू।